नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं वो है आपका 23 दिसंबर 2021 पेपर 1 के फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले हमने 16 दिसंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपने अब तक 16 दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं और नहीं देखे हैं तो आप चले जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको 16 दिसंबर का मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है 21 दिसंबर का भी किया गया है, 22 दिसंबर का भी किया गया है। 20 दिसंबर का अब तक क्वेश्चन पेपर जारी नहीं हुआ है, इसलिए 20 दिसंबर का जो है अभी तक आपका वीडियो सॉल्यूशन नहीं उपलब्ध कराया गया है। आज के वीडियो में हम करेंगे 23 दिसंबर 2021 का। हम बारी बारी से एक एक करके सभी क्वेश्चंस का डे बाय डे करके हम सारा वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे। तो अभ्यर्थी थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि हम पक्षपाती व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 13 जनवरी वाले को कर दो, पहले 17 जनवरी वाले को कर दो, बाद में 28 दिसंबर वाले को करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक एक करके चलूंगा। ईवीएस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इसका वीडियो सोल्यूशन अभी आपको नहीं मिल रहा है, आज से मिलना शुरू हो जाएगा। ईवीएस का, हिंदी का, संस्कृत का। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। आज हम शुरू करते हैं 23 दिसंबर 2021 का वीडियो सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, पीडीएफ की तरफ, जहां पर 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन दिया गया है। आगे हम अपने क्वेश्चन पर, और यहाँ देखिए टेस्ट का डेट है वो 23 दिसंबर 2021 है और टेस्ट का टाइम फर्स्ट शिफ्ट का है, यानी पेपर 1 हिंदी और संस्कृत वाला है। ठीक है, तो ये 23 दिसंबर वाला आज हम शुरू करते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हम तेजी से आंसर करेंगे, एक्सप्लेनेशन हम बाद वाले वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ आंसर करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी को अभी आंसर मिलाने की पड़ी है। और जल्दी से अगर आप आंसर मिला लेते हैं तो आप जो है एक तरह से अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा जो है रिजल्ट वो होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर नहीं होने वाला है तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, अगर होने वाला है तो एक खुशी की बात है, आप केंद्रीय विद्यालय परीक्षा की तैयारी में लग सकते हैं, DSSB की परीक्षा की तैयारी में लग सकते हैं, सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी सब में भी लग सकते हैं। तो हम यहां पर आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? हमने ये चीज क्लासरूम में काफी अच्छे तरीके से, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों में पढ़ाया हुआ था काफी अच्छे तरीके से। तो कलन विधि तो है ही, जहां पर हम कलन विधि में क्या करते हैं, एल्गोरिथम मेथड है ये आपका, जहां पर आप एक एक करके समस्याओं को हल करते हैं। और अन्वेषण भी है, यह भी सही है। तो 1 और 2 सही है। बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराओ गलत है। प्रयकात्मक आबद्धता या स्थिरता भी इसको कहते हैं, यह भी गलत है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा सही है? 1 का 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। इसका मतलब कौन सा बुद्धि होगा? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इनके पास कौन सा बुद्धि होगा? तो नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृतिवादी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डाइस बनाती है, तो क्या बनाएगा बच्चों को? तो बच्चों को यहां पर बनाएगा सक्रिय अन्वेषक। क्या बनाएगा बेटा? सक्रिय अन्वेषक। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभ्यर्थी बोले थे कि सर एक कोविड वाला क्वेश्चन था। कोविड वाला क्वेश्चन था नहीं, आपको बस यहाँ पर अभिप्रेरणा के सिद्धांत से क्वेश्चन आया था। बेटा यहाँ देख लो कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही, देखिए कोविड-19 में तालाबंदी है, मतलब सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन कोई इसे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इसे आगे नहीं बढ़ा रहा है। फिर भी रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियां की पुस्तकें को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी क्या है? रोहिणी जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, मतलब क्या हुआ? स्वप्रेरित अधिगम करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो 4 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? प्राथमिक समाजीकरण बच्चों का कहां होता है? उसके परिवार में ही होता है। तो 5 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन। काफी अच्छे तरीके से हमने समावेशी शिक्षा में ये चीज को पढ़ाया था, और आपके नोट्स बुक में हो या ऑनलाइन क्लास के नोट्स में हो, वहां भी लिखा है। इसका जो 6 का सही आंसर है वो है आपका सृजनात्मकता। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? तो नहीं करता है, तो रटना नेगेटिव शब्द है, इसलिए ये तो नहीं करेगा बेटा। तो इसलिए 7 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? 2, रटना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए विद्यार्थियों को अधिगम में विविध अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो सही आंसर 8 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर पेपर पेंसिल परीक्षण गलत है ना, दंडित करना गलत है, सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने तो कई बार समावेशी शिक्षा में ये चीज पढ़ाया है। तो चलो 8 का आंसर तो क्लियर हो गया ना, ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है, क्या दर्शाएगा। जब बच्चे वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां रख लेते हैं अपने अंदर, जैसे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे साथ सूरज भी चलता है, हमारे साथ चांद भी चलता है, जब हम ट्रेन से जाते हैं तो पेड़ पौधे भी चलते हैं। तो ये क्या क्या बताता है बच्चे के बारे में, तो ये बताता है किसी संपत्ति के बारे में सहज विचार। हमने वैकल्पिक अवधारणाएं और त्रुटियां में ये चीज आपको पढ़ाया है। 9 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस शिफ्ट का क्वेश्चन कितना आसान पूछा है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नॉर्मलाइज तो होगा ही बेटा, नॉर्मलाइज होगा। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। हमने कोहल वर्ग के सिद्धांत में पढ़ाया था कि अगर रोहन का दोस्त सोहन चोरी करता है तो रोहन बोलता है कि भैया या दोस्त चोरी मत करो, चोरी करोगे पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे या स्कूल से निकाल दिए जाओगे। तो ये इसका कौन सा अवस्था है, पहला दंड एवं उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। ठीक है, तो 10 का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले, शारीरिक चुनौती मतलब क्या होता है, जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे हैं। तो विशेष विशेष स्कूलों में स्थापन, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। मेरे अनुसार से इसका आंसर होना चाहिए आधारभूत अभिगम्यता। सही आंसर होना चाहिए 11 का 3, आधारभूत अभिगम्यता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यह अवधारणा की बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होगा। तो विकास हमारा किससे प्रभावित होता है, तो ये हमारा प्रभावित होता है अनुवांशिकता और वातावरण से। तो सही आंसर 12 का कौन सा हो गया बेटा, सही आंसर 12 का है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, कहलाता है। बेटा याद करो, जब आप क्लासरूम में आके यहाँ पर जो ऑफलाइन टेस्ट देते थे उनका सारा रिकॉर्ड अभी भी मेरे फाइल में है। इसे हमने आपको क्लासरूम में उदाहरण देकर बताया था कि ये आपका पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो कहेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 13 का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, है ना, ताकि जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, बाकी शिफ्ट का भी हमें करना है। ठीक है, तो थोड़ा स्पीडली चलेंगे, है ना, जल्दी जल्दी करके खत्म करेंगे। फिर अगले बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, काफी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, मैसेज मिल रहे हैं, मेल मिल रहे हैं कि सर हमारा करवा दीजिए, सर 8 का करवा दीजिए, सर 1 जनवरी का करवा दीजिए, है ना। सबको करवाना, सिर्फ आप आंसर मिलाइए, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावशाली है। संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल एकदम होगा। अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं को ओर बढ़ना, 2 तो गलत हो गया, 2 तो होगा नहीं बेटा, 2 अमूर्त से मूर्त लिख दिया ना, मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं तो 2 हमारा गलत हो गया। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये तीनों गलत हो गया। तो एक ही आंसर बच रहा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, 1, 3 और 4। यानी संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल, विविध सामग्रियों का प्रावधान करना और कहानी और उपाख्यानों का इस्तेमाल। देखिए उपाख्यानों यहाँ लेक्चर होता है, ये तो गलत है, लेकिन इसके साथ इससे तो थोड़ा पॉजिटिव है ही, 2 से थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव आंसर है 4, इसलिए हमको 4 में लेना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन तैयार किया गया वो 4 के साथ मिला के किया है। अगर 1 और 3 ऑप्शन होता तो वो ज्यादा सटीक होता, हम उसके तरफ चलते। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। कारण दिया है इसका, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, एकदम सही है। दूसरा जो आपका रीजन लिखा है वो लिखा है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, इसलिए कुम्हार समुदाय के बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है और 8 जो है 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो सही व्याख्या करता है वो है ऑप्शन नंबर 3 में, ये दोनों सही है और 8 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। तो 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर किसके तरफ,
16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जेंडर के बारे में लिखा हुआ है। जेंडर क्या है? तो जेंडर हमारा एक सामाजिक अवधारणा है। हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है कि जेंडर जेंडर जब भी आपके परीक्षा में पूछे, हमने क्लियर कट बोला था कि जेंडर आपको इंग्लिश वर्ड ही हिंदी में लिख के देगा। देखिए इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिख के दे रहा है। तो ये हमारा सामाजिक संरचना है, ठीक है। ये हमारा जैविक कब होता? जब यहां पर सेक्स लिखा रहता, यानी लिंग लिखा रहता, लिंग लिखा रहता, तो लिंग लिखा रहता तो यह जैविक हो जाता। लेकिन 16 का एकदम 110% दावा ठोक के कहते हैं बेटा 16 का सही आंसर 2 ही होगा, ठीक है, इस पर एकदम श्योर है। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डाइस होना चाहिए, है ना। एनईपी 2020 के अनुसार क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए। 17 का सही आंसर कौन सा हो गया? 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, इसको कौन सा कहेंगे? ये शीर्षोमुखी है ना। शीर्षोमुखी है मतलब हमारा विकास ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। पहले हम बड़े कामों को करते हैं, फिर छोटे काम को करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा पहले कटोरी उठाने के लिए बोलेंगे तो दोनों हाथ से उठाएगा, लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होगा फिर एक ही हाथ से उठाना शुरू कर देगा। पहले पूरे बाजू का इस्तेमाल करता है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे करके उंगली का इस्तेमाल करना भी सीख जाता है। तो 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पठन वैकल्य है तो ये तो अधिगम क्षमता है ना, तो सबको पता है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, अधिगम विकारों का बहुक्रम, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2 गिलासों के समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का क्या आधार है? देखिए क्या है, बच्चे क्या सोचे? बच्चे ने यह सोचा 2 गिलास है, एक पतला गिलास है, एक थोड़ा चौड़ा गिलास है ना। तो जो पतला गिलास है उसमें ही उतना ही पानी है जितना कि चौड़े गिलास में है। लेकिन अनु जो है वो सोचती है कि नहीं, जो पतला है ना, जो छोटा है ना और चौड़ा है ना, उसमें अधिक जल है। तो इसका मतलब इसको हम संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। हमने तो कई बार आपको पढ़ाया था और यही उदाहरण हम आपको ऑफलाइन क्लास में भी दिए हैं। ऑनलाइन क्लास भी जो बच्चे किए होंगे रिप्लाई करके बताएंगे क्या हमने आपको ये पढ़ाया था ना ऑनलाइन क्लास में, संरक्षण के सिद्धांत में, और साथ ही हमने यही उदाहरण भी आपको दिया था, है ना। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। जैसे ही गहरे लंबे श्वास भर रही है, दुश्चिंता को निपटने के लिए वह कौन सा तकनीक का इस्तेमाल कर रही है? दुश्चिंता संवेग है इसका, तो ये सही आंसर है भाव नियमन। सही आंसर है कौन सा बेटा? 21 का 3 भाव नियमन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखते क्वेश्चन नंबर 22। लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? बेटा लेव वाइगोस्की का सिद्धांत में कितनी बार मैंने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था, भाषा और संस्कृति इसका सही आंसर है ना। भाषा संस्कृति या फिर सामाजिक वार्तालाप, सामाजिक अंतःक्रिया, तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? तो समावेशी में बोला ही जाता है कि सभी बच्चों को क्या करना है, एक ही छत के नीचे शामिल होकर उसकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ शिक्षा देना है। तो बच्चे को तो अलग करना नहीं है, तो पृथककरण या नामीकरण आप बच्चे का नहीं कर सकते हैं। बच्चे को ना तो अलग कर सकते हैं, ना ही बच्चे को नामकरण दे सकते हैं कि तुम तेज बच्चे हो, तुम भूसकोल बच्चे हो, तुम पढ़ने में कमजोर हो, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो आपको सबसे पहले उस मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आप टीवी देखते हैं, है ना, टीवी देखने के बाद आप क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि ये शैम्पू से वाकई में डैंड्रफ खत्म हो जाता है, और मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं कि फलाना शैम्पू मुझे देने के लिए, और वो शैम्पू खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपने टीवी पर ध्यान से देखा। तो पहले तो आपको मॉडल्स पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, सबसे पहला चरण यही है। अल्बर्ट बंडूरा का क्वेश्चन है बेटा, हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था और यहां पर हमने बोबोडॉल का एग्जाम्पल आपको दिया था। तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे अभी, सिर्फ हम चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डाइस होता है, तो ये तो आपको पता है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। संपूर्ण जीवन काल के दौरान होगा हमारा। गत्यात्मक यानी मोटर स्किल और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारा संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। बूढ़े लोग भी मोबाइल चलाना सीखते हैं, लाठी के सहारे चलना सीखते हैं, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहती है। देखिए, जो का त्यों लिखना ये तो प्रभावशाली नहीं होगा, है ना। शिक्षण की यह विधि प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है। पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए थी, प्रैक्टिकली वर्क भी करवाना चाहिए था। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्व छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। तो हमने अच्छे तरीके से ये चीज पढ़ाया था, किसमें सहायता और मार्गदर्शन शब्द मिले तो एस के फोल्डिंग वाला आंसर होगा। और एस के फोल्डिंग की संकल्पना किसने दिया था, तो लेव वाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। तो सही आंसर 27 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आते हैं 28 नंबर में, देखते हैं अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे की जब आप त्रुटियां को समझते हैं ना तो आपको पता चलता है कि बच्चे सोचते क्या है। हमने एग्जाम्पल देकर भी समझाया था और कॉपी नोट्स में सब में लिखाया भी था कि बच्चे की गलतियां हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, उसके चिंतन प्रक्रिया को समझने में हमें मदद करती है। तो सही आंसर है 2, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं ये बात समझ सकते हैं। चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखते हैं। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे ने क्या बोला था कि बच्चे के अंदर पहले विचार आता है और फिर जाकर भाषा आता है। तो यहाँ पर सही आंसर है 1, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। एकदम सही है, पहले चिंतन तब जाकर भाषा का निर्धारण होगा ना। तो 29 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 30। पियाजे के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी घटना को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण का। देखिए, उल्टे क्रम में कर पाता है बच्चा तो कौन सा चरण होगा, ये चरण होगा बेटा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब आप लोग बताएंगे कि आपको सीडीपी में 30 में कुल कितने जो है आपको आ चुके हैं। लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास हुई है। 15 से 20 मिनट में हमने सीडीपी खत्म कर दिया और कोशिश करते हैं कि 20 से 25 मिनट में मैथ भी खत्म कर देंगे, क्योंकि मैथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप सीडीपी में कितने अंक प्राप्त किए, 30 में आपको कितने अंक मिले। ठीक है, ठीक है बेटा। जस्ट इसके बाद, इसके एक घंटा बाद आपको जो है इसके अगले दिन का भी वीडियो मिलेगा। 24 दिसंबर का भी वीडियो 1 से 1.5 घंटा बाद अपलोड हो जाएगी। आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, जो अभ्यर्थी नहीं देख पा रहे हैं समय से। तो अभी जो हम कर रहे हैं डिस्कशन वो कर रहे हैं 23 दिसंबर वाला कर रहे हैं, 23 दिसंबर 2021 का पेपर फर्स्ट कर रहे हैं। सीडीपी में कितने अंक लाए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं हम मैथ की तरफ और करते हैं मैथ का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होती है। देखिए, रैखिक और घुमावदार सममिति की बात हो रही है। एक आयत है और यहां पर रैखिक और घुमावदार सममिति, पहले तो रैखिक सममिति की बात करें, वैसे तो आंसर इसका 2 ही है बेटा। ठीक है, आंसर तो 2 ही होगा, बस आप समझा दे रहे थोड़ा बहुत। रैखिक सममिति मतलब इसका जो लीनियर सिमेट्री निकालना है, लीनियर सिमेट्री यहां 20 से लाइन खींचेंगे, एक सिमेट्री ये होगा। चलिए ठीक है, बस ठीक है। हाँ, एक सिमेट्री ये होगा, सही तरीके से खींच देता हूं, है ना। इसके अलावा ये नहीं होगा, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। लीनियर सिमेट्री ये नहीं है, ठीक है, और ना ही आपका ये है। 1 और 2 ही लीनियर सिमेट्री है। और अब हम यहां पर बोला जा रहा है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ, अब बोला जा रहा है घुमावदार। अब देखिए, घुमावदार मतलब रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल मतलब क्या, अगर यहां पर मान लिया जाए कि ABCD लिखा है तो एक बार रोटेट करेंगे ना तो हमारा ऐसा फिगर बनेगा। क्या ऐसा आया, नहीं आया। फिर एक बार और रोटेट करेंगे तो ऐसा फिगर बनेगा। तो एक रोटेशन होगा, ऐसे करके मूव करेगा, फिर एक बार और घुमाएंगे तो फिर ऐसा फिगर बनेगा, और एक बार फिर घुमाएंगे तो ऐसा वाला फिगर बनेगा ना। तो टोटल कितना रोटेशनल सिमेट्री हुआ, देखिए 1 और 2 बार अगर रोटेट करेंगे तो हमें इस तरह का फिगर मिलेगा। अगर आप यहां पर ए लिख देते हैं बेटा, यहां पर अगर आप क्या लिख देते हो, ए लिख देते हो। ठीक है, यहां पर आप ए लिख देते हो, ठीक है, और उसके बाद ये ए ऐसे घुमाएंगे ना तो ये ए यहां पर आ जाएगा। ये ए जो आप देख रहे हैं ना बेटा, यहां आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर एक बार और रोटेट करेंगे तो ये ए यहां आएगा। देखिए यहां ए यहां आएगा, 1 मिनट बेटा, ए यहां आएगा। और एक बार और रोटेट करेंगे ना तो एक यहां आएगा। देखिए यहां पर आ जाएगा ए। ठीक है, यहां जब रोटेट करेंगे तो ऐसे करके यहां आएगा, और फिर रोटेट करेंगे तो ये ए यहां आएगा। बस इतना समझाना नहीं था मेरा। ठीक है, जो मेरा पेड कोर्स लिए हैं वहां इस चीजों को समझाया गया। ठीक है, तो समझ गए ना। तो 2 रोटेशनल सिमेट्री है और 2 जो है आपका इसमें लीनियर सिमेट्री भी है। तो सही आंसर है आपका कौन सा,
एक पूछ रहा कितने रैखिक और घुमावदार, पूछता दोनों का सम तब 4 होता है ना, ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 है ना, तो सही आंसर है 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता करती है और छात्रों को व्यस्त यानी संलग्न करने में सहायक हो सकती है। अतः इसका जो सही आंसर है वो होगा, आपको देखिए यहां पर सही आंसर है 4। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने में के लिए किया जाता है। गलत है 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्या को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। ठीक है, यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? जैसे ही 4 शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे ही 4 शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पर 4 शून्य है तो इसका मतलब किसी एक संख्या में जो है 2 शून्य होगा और किसी एक संख्या में और केवल कितना होगा? 2 शून्य होगा। दो संख्या में केवल 2 शून्य होगा, तभी ना हम दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो 4 शून्य होगा, तो केवल 2 आंसर होगा और केवल 2 जो है बेटा ऑप्शन नंबर यहां पर किसमें है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। तो सही आंसर कौन सा हो गया? केवल 2, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, वैन हीले के ज्यामिति विवेचन के अनुसार प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? विश्लेषण की बात हो रही है तो विश्लेषण स्तर पर 1 नंबर होगा। सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। सही है 1। ठीक है, तो 4 का सही आंसर है 1। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आगे धीरे धीरे करके बढ़ते चलते हैं। ठीक है, चलते आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए 800 मीटर ट्रैक है। कितना ट्रैक है? 800 मीटर ट्रैक है। देखिए यहां पर 800 मीटर ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं, कितना? 20 किलोमीटर है, वहां पर तो आपका मीटर ही में ही है, यहां पर 20 किलोमीटर है। और यहां पर हमें जब निकालने की बात होगी तो हम कैसे निकालेंगे? कितना चक्कर लगाएंगे? तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना से गुना होगा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट। कितना से करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। और जैसे ही 1000 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहां पर 20 पर कितना जीरो? 3 जीरो, 20,000। और कितना का ट्रैक है? 800 मीटर का ट्रैक है। भाग कर देंगे और नॉर्मली जब आप इसको भाग करेंगे ना, ठीक है, जब आप 20,000 को देखेंगे करके 800 से भाग करेंगे ना तो आपको जो आएगा वो आएगा 25। आप करके देखेंगे 25 ही आएगा। ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूं, यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते क्वेश्चन नंबर 6। हस्तकौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? तो ये आपका जो है गणित का शब्दावली है, गणितीय शब्दावली होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 सही है। वैसे एक भी आंसर हो सकता है, बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ठीक है, 2-3 नंबर आगे पीछे होगा बेटा, इसलिए ये नहीं सोचना है कि मेरा 2-3 नंबर से अगर छुट बढ़ रहा है तो आपको जो है वहां सही हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर है वो मेरे अनुसार से ऑप्शन नंबर 3 है। आप 3 लेकर ही चलेंगे, 3 को ही टिक करेंगे। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है संख्या 2, 4, 8, 7, 9 को 27 से और 3, 6, 7, 8, 4, 2 को 27 से भाग करने पर आने वाले शेष फलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। तो 4 से विभाजित करने पर शेष फल कितना होगा? देखिए यहां से हम 27 से पहले भाग देंगे, तो चलिए भाग की क्रिया कर लेते हैं। तो आप लोग जब भाग करेंगे ना 27 से, तो आपके पास आएगा, जब आप भाग देंगे ना तो आपको जब पहला भाग देंगे तो पहला वाला में आपका रिमाइंडर जो आएगा ना वो आएगा 12। कितना आएगा आपका शेषफल? 12। और इसमें जब भाग देंगे तो इसमें आएगा 3। इसमें कितना आएगा? दूसरा वाले में 3। आप देख लेंगे भाग देकर, इस वाले में 3 आएगा और इस वाले में आपका 12 आएगा। बोल रहा इस दोनों के शेषफल को योग करना है, तो योग कर दिए तो कितना हो गया? 15। और बोल रहा जब इसको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? तो आप जब भाग देंगे ना तो आप देखिएगा यहां पर शेषफल जो होगा वो होगा 3। तो 3 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर 2। 3 मतलब शेषफल 3 आएगा, 3 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए हमारा 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 15 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। आंसर होगा 4।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है कि दो कोण समान है या नहीं। रेखनी से कर सकते हैं, ठीक है, चांद से भी कर सकते हैं हम ये चीज, और त्रिज्यखंड जो आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें जो एक त्रिभुजाकार जो खंड दिया रहता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हम नहीं कर सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन से एक आयताकार पट्टी जो किनारे से एक अस्थायी आयत से जुड़ी है और जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा है क्योंकि 2 छोटा है, 2 से 3 छोटा होता है। इस गलत धारणा के निवारण हेतु इनमें से कौन सा तकनीक सबसे कम मददगार। देखिए यहां पर एक चीज हिंट्स दिया है, सबसे कम मददगार की बात कह रही है, तो सबसे कम मददगार होगा ऑप्शन नंबर 1। एक में लिखा है बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है, ये सबसे कम मददगार होगा। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 11। पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। जो क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 का सही आंसर आप लोगों ने मिला लिया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। 12 देखिए -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12 इसी तरह से चलता रहेगा क्रम 100 तक। तो मान क्या होगा, आप इस दोनों को हल करेंगे ना तो प्लस का 2 आएगा, जब इस दोनों को हल करेंगे ना तो प्लस का 2 आएगा, इस तरह से हल करेंगे ना तो प्लस का 2 आएगा। इस तरह से आपका जब 100 संख्या है, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 है ना, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 जब 100 तक लिखेंगे ना तो टोटल आप 50 संख्या को ही लिखेंगे। टोटल आप कितनी संख्या को लिखेंगे, 50 संख्या को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 2 4 आप खुद काउंट कीजिए, 2 4 6 8 लेकर आप 100 तक जाएंगे तो कितनी संख्या को लिखेंगे, टोटल 50 संख्या को लिखेंगे। और पेयर हमारा कितना बनेगा, जब 50 संख्या लिख देंगे तो इस तरह से जोड़ा हमारा कितना बनेगा, सिर्फ 25 जोड़ा बनेगा। और 25 जोड़ा जब बनेगा तो 25 जोड़ा में हमारा क्या रहेगा, 25 जोड़ा में हर एक में हमारा मान आएगा 2, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा मान 2, उसके बाद हमारा आएगा प्लस, फिर कितना 2, फिर कितना प्लस, फिर कितना 2, और ये कितना बार आएगा, तो ये हमारा आएगा कितनी बार आएगा, 25 टाइम्स आएगा। 25 टाइम्स ही आएगा ना बेटा, बस 25 टाइम्स आएगा। और जैसे ही 25 टाइम्स आया तो 25 बार जब 2-2 बार लिखेंगे तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 50 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा बेटा, 50 निकल के आएगा। तो 12 का जो सही उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर, शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, शिमला से देहरादून की दूरी 2.0 सेंटीमीटर, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर को दर्शाता है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई जा रही है, देहरादून से शिमला होते हुए कहां पहुंच रही है, मुंबई। तो यहां पर क्लियर लिखा है कि दिल्ली से शिमला है 2.5 सेंटीमीटर और दिल्ली से देहरादून की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर, शिमला से मुंबई की दूरी है यहां पर लिखा हुआ है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। और जा कहां से रही है, हिया देहरादून से शिमला जाती है, तो कहां से, देहरादून से शिमला जाती है, तो देहरादून से शिमला, तो शिमला से देहरादून की दूरी कितना, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर एक बात क्लियर है कि यहां पर आपको समझना है कि शिमला से देहरादून की 2 सेंटीमीटर, तो देहरादून से शिमला कितना, 2 सेंटीमीटर ही होगा या कुछ अलग होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो देहरादून से शिमला हुआ, लेकिन होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है और ये मुंबई जाती है, तो देहरादून से तो शिमला आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए शिमला से मुंबई की दूरी 4.5, तो यहां शिमला से मुंबई की दूरी 4.5, अब देहरा से शिमला आ गई, शिमला से उस मुंबई की दूरी कितना है, 4.5। यहां पर वही है कि देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करना है, तो शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करने की बात कहा जा रहा है यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या है, शिमला होते हुए मुंबई जाना है, तो शिमला से मुंबई की दूरी 4.5 है, तो यहां पर हम प्लस कर देंगे कितना सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो इस तरह से हमारे पास कितना सेंटीमीटर हो गया, तो 4 और 2 6.5 सेंटीमीटर हमारे पास आया। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि 6.5 सेंटीमीटर है,
क्लियर हो गया। 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर को दर्शाता है। 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर को दर्शाता है, तो 6.5 सेंटीमीटर कितना को दर्शाएगा? तो इसको हम गुना कर देंगे, किससे गुना कर देंगे? 250 से गुना कर देंगे। और जैसे ही 250 से गुना करेंगे ना, तो हमारे पास 250 से गुना करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपको 1625 किलोमीटर। क्या प्राप्त होगा? 1625 किलोमीटर। आप गुना करके देखेंगे तो इस तरह से जो हमारा सही आंसर हो गया वो बेटा हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1625 किलोमीटर। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए 14, करुणा ने 4 भूखंडों ए बी सी डी का परीक्षण किया। ठीक है, 4 भूखंड है ए बी सी डी, इस सब का परीक्षण किया। देखिए ध्यान से, ए का है, ए का जब परीक्षण किया, कौन? जो भी नाम हो यहां पर लिखा हुआ करुणा, ए बी सी डी, जिसका क्षेत्रफल लिखा हुआ यहाँ पर 20 गुने 30, 23 गुने 27, 24 गुने 26 सबका, उसे अधिकतम पेड़ लगाना है। कौन सा जमीन लेना है? जिसका एरिया ज्यादा होगा वही तो जमीन इसको चाहिए। तो आप पहले ए का एरिया निकालेंगे, तो 20 गुने 30 करेंगे। जैसे ही आप 20 गुने 30 करेंगे ना, तो आपके पास आएगा, वो आएगा 600। ठीक है, इसके बाद अब हम आएंगे कौन सा भूखंड? बी की तरफ। और बी में हम अब निकालते हैं बी भूखंड की लंबाई। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर है 23 गुने 27। जब आप 23 गुने 27 करेंगे तो आपके पास जो 23 गुने 27 का उत्तर आएगा वो आएगा बेटा आपको 23 गुने 27 का आएगा 621। ठीक है, इसके बाद सी भूखंड की तरफ बढ़ रहेंगे। और सी भूखंड में जब हमको निकालने की बात हो तो सी भूखंड देखिए यहाँ पर 24 गुने 26 है, तो 24 गुने 26 करेंगे। जैसे ही आप 24 गुने 26 करेंगे तो आपके पास जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 624। इसके बाद निकालेंगे डी का, और डी का जैसे ही हम निकालेंगे तो वो आपको आएगा 25 गुने 25। देखिए यहाँ पर डी वाला यहाँ दिया है भूखंड, तो 25 गुने 25, जैसे ही 25 गुने 25 करेंगे 625 आएगा। अब आप खुद देखिए कि कौन सा भूखंड का एरिया ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा करुणा वही भूमि लेगी, तो सबसे ज्यादा है डी वाले का, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सॉरी भूमि डी, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियां की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए हम ऐसा करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? लैंगिक पक्षपात पता चलेगा कौन सा गणित अधिगम का ये सूचक है। देखिए यहाँ पर लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। यह लैंगिक पक्षपात का सूचक है। यहाँ पर आप लैंगिक पक्षपात करते हैं। अगर लड़के जो है गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, लड़का बहुत अच्छा किया है क्योंकि लड़का गणित में अच्छा होता है। लेकिन लड़कियां जब प्रयास करती है और अच्छा करती है तो आप कहते हैं कि नहीं, लड़कियां जो है बहुत मेहनत की होगी तभी जाकर इतना नंबर लाई है, इसलिए यह आप लैंगिक पक्षपात कर रहे हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्वतः शोध ह्यूरिस्टिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक मेथड में आपको हमने पढ़ाया है, तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा? तो आप देखिए यहां पर चलना शुरू किया कितना? 7:45 में, और 7:45 में चलना शुरू किया और 100 मीटर प्रति मिनट की दर से चल रहा है, और कितना किलोमीटर जाना है उसको? 5 किलोमीटर। तो एक बात तो क्लियर है कि आपको यहां पर डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। इसके बाद और क्या दे रखा है? और दे रखा है आपको स्पीड, यानी आप इसका चाल देख सकते हैं। चाल कितना दे रखा है? 100 मीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट है, सेकंड नहीं है, प्रति मिनट जो है इसका चाल दे रखा है। अब जब चाल दे रखा है तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे? जब डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है तो हम क्या निकालेंगे? टाइम। और टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? समय बराबर दूरी बट्टे चाल, है ना। तो यहां पर डी और समय बराबर दूरी हो गया डी, और बट्टे में चाल में क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। अब देखिए यहां पर कितना है, यहां पर कितना है? तो यहां पर है आपका 5 किलोमीटर, और 100 मीटर पर मिनट जो है ना बेटा, इसको 100 मीटर पर मिनट को
आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो हम क्या करते हैं ना, 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 किलोमीटर को जैसे ही मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 मीटर होगा, और उसके नीचे हमारा मीटर पर मिनट है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए। इसको हम 60 से भाग देंगे ना, तो इसको जैसे ही हम 60 से भाग दे दिए तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, निकल के आएगा 10/6। क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। ठीक है, 10/6 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। अब यहां पर उसी वैल्यू को पुट कर देना है, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 5000 हो गया। और बट्टा, जो मेन बट्टा यही है 10/6 है, तो वो तो 10 यहां होगा ही होगा, है ना। और 6 हमारा चल जाएगा कहां, ऊपर चले जाएगा, तो 6 हमारा किसके आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको काटेंगे तो काटने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा आपका 3000 सेकंड। 3000 सेकंड को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 3000 सेकंड को मिनट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको किससे भाग देंगे, आप इसको आप 60 से भाग देंगे। जैसे ही 60 से भाग देंगे तो आपके पास निकल के आएगा कितना, निकल के आएगा आपके पास 50 मिनट। कितना निकल के आएगा बेटा, 50 मिनट। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर चलना शुरू करता है कितना में, चलना शुरू करता है ये 7:45 में, और इसमें 50 मिनट और ऐड कर देना है आपको, इसमें 50 मिनट बेटा। और जैसे ही हम ऐड करेंगे ना तो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, 8 बजकर कितना मिनट, 35 मिनट हमारे पास निकल के आएगा। और ये सुबह वाला टाइम होगा, क्योंकि सुबह में जाता है तो एम होगा। तो ये जो समय हो गया आपके पास निकल के जो आया वो आया 8:35, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, किसमें है, ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा जो सही आंसर है 18 का वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा 3 के गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। इस तरह का प्रश्न दे रही है वो। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है। इसका जो सही आंसर है वो है, यह एक खुले से वाला प्रश्न का उदाहरण हो सकता है। तो सही आंसर है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे सॉल्व करेंगे, इसलिए खुले अंत वाला हम इसको कह सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मीता केवल 2 रुपये के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। देखिए यहाँ पर मीता केवल 2 रुपये के सिक्के इकट्ठा करना चाह रही है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदलकर 2 रुपये के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे 100 रुपये के 2 नोट, देखिए यहाँ पर, देखिए हम साथ साथ करते चलते हैं। 100 रुपया का कितना नोट है, 100 रुपया के आपके पास 2 नोट है, तो 2 नोट है तो कितना हो गया आपको, 200 रुपया हो गया। नहीं हुआ बेटा, हो गया ना। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका 20 रुपए के 3 नोट निकला इससे। तो अब देखिए 20 रुपए का कितना नोट है बेटा, 20 रुपए के 3 नोट है, तो 20 रुपए के जो 3 नोट होंगे आपको, तो कितना रुपया हो गया उसके पास, 60 रुपया। अब देखिए यहाँ पर है 10 रुपए के 10 नोट है, 10 रुपए के कितना नोट हो गया, 10 नोट हो गया, तो उसके पास कितना रुपया, 100 रुपया हो गया। अब आगे देखिए 5 रुपए के 50 सिक्के हैं, 5 रुपए के 50 सिक्के, तो 5 गुने 50 कितना रुपया हो गया, जब 5 गुने 50 करेंगे तो हमारे पास 250 रुपया होगा। उसके बाद 1 रुपए के 77 सिक्के हैं। अब 1 रुपए के 77 सिक्के हैं बेटा, यहाँ पर 1 रुपए के 77 सिक्के हो गए, तो इसका मतलब इसके पास कितना रुपया हो गया, 77 रुपया हो गया। इसके बाद देखिए आगे लिखा है 50 पैसे के 98 सिक्के हैं, तो देखिए यहाँ पर 50 पैसे के, 1 मिनट बेटा, हाँ 50 पैसे के कितना सिक्का है इसके पास, 98 सिक्का है, और 50 पैसे के 98 सिक्का कितना होता है, 49 रुपीस होगा ना, तो 49 रुपया ये हो गया। इस राशि के बदले उसे 2 रुपए के कितने सिक्के मिल सकते हैं, तो सबको आपको क्या करना है ना, जोड़ना है। सबको आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सबको आप जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले तो आपको वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर कितना कितना जोड़ना है, तो 200 को जोड़ना है, फिर कितना है 60 को जोड़ना है, फिर 100 रुपए को जोड़ना है, फिर 250 रुपए को जोड़ना है, फिर 77 रुपए को जोड़ना है, फिर 49 रुपए को जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा आपका 736, और इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, और जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 368। कितना आएगा बेटा, जब आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 368, यानी 2 रुपए के सिक्के हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 368, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही है। ठीक है बेटा, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 है, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखना से क्या अभिप्राय है? करके सीखते हैं ना गणित में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना। और ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणाओं का अधिगम को सीखना। पाठ्य पुस्तक तो होगा नहीं, प्रश्नों को बहुत बार करके देखना नहीं है, स्वयं प्रश्नों को हल करके सीखना। अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणाओं का अधिगम या अवधारणाओं को सीखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मेरे हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 लेकर चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सुश्री जेनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और आपको 3 इकाई इनमें से निकालनी है, 3 दहाई और आपको 3 इकाई इनमें से निकालनी है, तो शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। देखिए हमने क्या बताया बच्चे को, हमने बताया 3 दहाई और 3 इकाई। 3 दहाई का क्या मतलब हुआ 30 और 3 इकाई का मतलब कितना हुआ 3। इसके बीच में हमें संख्या पता करनी है। तो एक छात्र बोलता है कि सर इसके बीच तो कोई संख्या है नहीं, तो इस त्रुटि को संशोधन करने के लिए हमें किस पर बल देना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर व्याकरण गलत है, पहले योग गलत है, अभ्यास के लिए गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 3 में लिखा है विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणाओं को सुदृढ़ करने पर। स्थानीय मान की अवधारणा जैसे सुदृढ़ होगा बच्चा बता देगा इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, 2 अंकीय संख्याओं के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या के इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। चलिए हम चेक करते हैं, यहां पर बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए यहां पर जब हम जोड़ेंगे ना, 1 मिनट बेटा, हाँ 1 मिनट, हाँ जब हम जोड़ेंगे ना तो 8 और प्लस का अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 12। तो ये तो सही है, बाकी इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। पहले हम 12 वाला चेक कर लेते हैं। अब बोल रहा है इस संख्या का 3 गुना, इस संख्या का जैसे ही हम 3 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा निकल के, तो हमारे पास निकल के आएगा बेटा कितना 48। नहीं निकल के आएगा, 3 गुना करेंगे 48। अब बोल रहा है कि 3 गुना इसमें से घटा देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है कि 84 में से हमको कितना घटा देना है 48 घटा देना है, ठीक है। और 84 में से अगर आप 48 घटा देते हैं तो आपके पास निकल के कितना आता है 36। क्या अंक पलट जाता है? 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलटता है? नहीं पलटता। कहां पलटा? यहां तो 36 आ गया। क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकीय संख्या का योग 12 है, 12 तो है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, इसके जोड़ का 3 गुना 48 अगर हमने घटा दिया तो अंक पलटते। कहां पलटा? नहीं पलटा, तो इसको नहीं देखना है। आगे आते हैं हम 57 वाला में चेक करते हैं, तो इसका भी जोड़ हमारा 12 होगा। और 12 करने के बाद जैसे ही 48 करेंगे, 48 घटाएंगे, क्या पलटेगा 75 बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं है। 48 को चेक करेंगे, 48 को जैसे ही जोड़ेंगे 12 और 48 घटाएंगे तो 0 होगा, ये भी नहीं होगा। 75 चेक करेंगे तो 75 को जैसे ही जोड़ेंगे 12 और 12 में से हम 48 इसमें से हम 48 घटाएंगे तो 75 में से अगर हम 48 घटाते हैं, 75 में से अगर 48 घटाते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 27। मेरे अनुसार से तो इसमें से कोई आंसर नहीं आया, लेकिन मैं एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा मेरे हिसाब से ना ये कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है, गलत दिया हुआ है, इस वजह से इसका आंसर नहीं है। हो सकता है अगर ये प्रश्न गलत है तो आपको बोनस अंक मिलेगा। वैसे अगर आपसे ये सवाल बन रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सवाल बनाने के क्रम में एक बार गलती हो जाती है तो जल्दी उसका एरर नहीं मिल पाता है ना। तो अगर आप लोग से बन गया तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे इस सवाल का जवाब, ठीक है। आसान सा सवाल है वैसे तो मेरे हिसाब से ये तो ठीक है। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, 8 4 12, 12 का 3 गुना, सॉरी यहां पर हमने गलती कहां किया देख लिए। अब हमारा गलती मिल गया बेटा, यहां पर हम गलत यहां कर रहे हैं कि 48 जो है ना ये 48 नहीं है ना, ये गलत कर रहे हैं। यहां पर 36 होगा ना, 12 36 और 36 घटाएंगे तो 48 आएगा। आंसर एक तो मिल गया। देखिए कभी कभी हो जाता है ऐसा कंफ्यूजन ना, हो जाता है, ठीक है। ये सिली मिस्टेक है, कभी कभी बनाने के क्रम में, जल्दबाजी के क्रम में ऐसी गलतियां होती है, तो इसको इग्नोर करना है ना। यहाँ पर 48 हमने लिख लिया, 36 होता है, 48 नहीं होता है, ध्यान नहीं रहा। तो 23 का जो सही आंसर है वो था आपका ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। आंकड़ों का प्रबंधन की जो अवधारणा है वो क्या सम्मिलित करेगी? तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ए, बी और सी, और ए, बी, सी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में। तो 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यूनिसेफ समर्थित पहल बाला है। बाला का फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। सही आंसर कौन सा हो गया आपका? 25 का आंसर है आपका 4। ठीक है, चलिए 26 आते हैं। कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों पर, जैसे कि संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी की बात हो रही है। तो सबसे कम उपयोगी क्या होगा? बच्चों की वरीयता क्रम निर्धारित करना सबसे कम उपयोगी होगा। तो 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9, 16 है तो वह वर्ग बन पाता है। बिल्कुल सही है। यदि टोकन की संख्या इतना 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 है तो वह एक वर्ग नहीं बन पाता। यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं कर सकती है। तो क्या मदद नहीं करेगा? उसे आयतन, आयतन वाला ऑप्शन है बेटा, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में है, प्रत्येक टोकन का आयतन। ये नहीं हो सकता है, आयतन निकलता है 3D का, और यहाँ पर जो भी इसके पास दिया गया है ना वस्तु वो 2D ही है। तो इसलिए 27 का सही आंसर कौन सा होगा? एक आयतन। क्षेत्रफल निकलेगा, गुणनखंड भी निकलेगा और पूर्ण वर्ग भी निकलेगा। 16 तक का गुणनखंड तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? समय को मापने का कौशल की बात हो रही है तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। वैसे इसका ऑफिशियल आंसर की आएगा तो उसमें जो उत्तर होगा उसे भी हम लोग एक बार देखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन वाला ऑप्शन यहां पर दिया गया है। तो 28 का सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन 3, और अभी हम ऑप्शन 3 को ही लेकर चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इस सबको जब हम आपस में गुना करेंगे, ठीक है, इस सबको जब हम आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो 0.54 है। ठीक है, उसके बाद 0.01 है और उसके बाद 0.4 है। जब इस सब का गुना करेंगे ना तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.00216। आप करके देखेंगे, मिल जाएगा, आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 30, मैथ का अंतिम क्वेश्चन है। 2.3/4 किलोग्राम और 3.1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो पहले तो आप इस दोनों को पहले आप आसानी से ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना। चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो पूर्णांक हटाना पड़ेगा। तो 4 दूना 8 और 8 और 3 कितना? 11/4, और इसको गुना किससे कर देंगे? हम 1000 से गुना कर देंगे। और जैसे ही 1000 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा, जो आएगा गुना करके वो आएगा 2750 ग्राम आएगा। ठीक है, 2750 ग्राम आएगा। और उसके बाद इसको भी तोड़ेंगे, 4 तिया 12 और 1 13/4 आएगा। इसको भी हम किससे गुना कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे। जैसे ही इसको हम 1000 से गुना करेंगे तो हमारे पास जो इसका आएगा वो आएगा बेटा, यहां पर गुना करने के बाद कितना? यहां पर आएगा 3250। कितना आएगा? 3250 ग्राम। इस दोनों को हम पहले सम कर लेंगे, 3250 ग्राम को और 2750 ग्राम को। अगर जब इस दोनों का सम की बात हो, किसकी बात हो रही है? यहां सम की बात हो रही है। ठीक है, दोनों का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ सम करेंगे तो दोनों का जो सम आएगा ना तो हमारे पास आएगा 6000 ग्राम। कितना आ गया? 6000 ग्राम। अब यहां पर जो पैकेट है 1/8 का, अब देखिए 1/8 को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे ना। चलिए यहां पर जैसे ही हम 1000 से गुना करेंगे और उसको हम भाग देंगे 8 से तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा 125 ग्राम। सबको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है पता है? अब हमको करना है यहां पर कि जो हमारा 6000 ग्राम है ना उसको हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। कितना से? 125 ग्राम में। और जैसे ही 6000 ग्राम, 1 मिनट बेटा, 6000 ग्राम को जैसे हम 125 ग्राम से भाग देते हैं ना तो हमारे पास जो निकल के आता है ना वो आता है 48, और 48 पैकेट हमारे पास बनेगा। और 48 पैकेट जो है इसमें जो है ऑप्शन नंबर
4 में दिया है, तो 30 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और आप हमें बताएंगे कि आपने गणित में कुल कितना स्कोर किया। 2-3 नंबर का हेर-फेर होगा, मैं भी बताया था, लेकिन आपको एक एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आप पास करेंगे या फेल करेंगे, ये पता चल जाता है ना। अब हम जो है 24 दिसंबर वाला अपलोड करेंगे, आधे से 1 घंटे या 2 घंटे में आपको 24 दिसंबर वाला भी वीडियो आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, आप पहले इस वीडियो को जो अभ्यर्थी है वो मिलान कर लिए होंगे। आप अपना स्कोर हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और फिर मिलेंगे हम आप सभी को अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग के पास और कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या कमेंट में रखिए, आपकी समस्या को हम देखेंगे और जल्द से जल्द उस समस्या का निदान करने की कोशिश भी करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, परिवार के साथ खुश होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।